जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोकम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। जय हिंद लवी। ऑल क्लियर। तो उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपको वो मिलती रहे। ठीक है। ये क्लासेस होती है आपकी ऐप पर 6 PM होती है, यूट्यूब पर अभी क्लासेस नहीं चल रही है। ठीक है। ये 6 PM ऐप पर क्लास होती है। पाषाण उपकरण हमने शुरू किया था, जिसके अंदर पाषाण उपकरण के अंदर हमने ओल्डोवन, एबीविली, एसुली, कलेक्टोलियन, लेवा लेवा, माइक्रोक्यून, मोस्तारी आदि संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पाषाण काल को शुरू किया था। ठीक है। पाषाण काल के अंदर हमने पूरा पाषाण काल के तीनों भागों को पढ़ लिया। आज हम मध्य पाषाण काल को शुरू करेंगे। एक बार सभी जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और कमेंट करते रहिए। जो बच्चा आ जाता है कमेंट कर दीजिए। सिजा प्रवीण, गुड इवनिंग बहन। ये साजिया प्रवीण है ना। हम्म। चलो, तो मध्य पाषाण काल की आज हमने शुरुआत करनी है। ठीक है। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर मैं ऑनवर्ड में नोट्स बनाइए जो ऐप पर भेजे हैं, मैं अब तक कैसे देखूंगी। साजिया प्रवीण, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, आप मुझे आपके अपने नोट्स, जैसे आपने मुझे चैट पर एक दिन मैसेज किया था, आपके जो ऐप आप ओपन करते हो तो उसके अंदर एक चैट का ऑप्शन आता है। ठीक है। तो उस चैट के ऑप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सिप्रा कुमारी, गुड इवनिंग बहन, काफी दिनों बाद आए। देखो, पैटर्न सही है या गलत ये नहीं है, जो चीजें आपने लिखी है वो आपको समझ आनी चाहिए बस। हर किसी का लिखने का एक तरीका अलग होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। कुछ बच्चे जैसे एक पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं, कि उनको एक पैराग्राफ दे दिया और पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। ठीक है। मान लीजिए किसी को पैराग्राफ दे दिया कि आपने गांधी आंदोलन को पैराग्राफ में डिफाइन करना है। ठीक है। गांधी आंदोलन के चंपारण को आपने पैराग्राफ में, जैसे पैराग्राफ में आपने जैसे पैराग्राफ बना के लिखा, तो किसी ने जैसे गांधी आंदोलन के बारे में हमें लिखना है। किस आंदोलन के बारे में? गांधी आंदोलन के बारे में। ठीक है। किस आंदोलन के बारे में लिखना है? गांधी आंदोलन के बारे में अगर हमें लिखना हो। ठीक है। देखो भाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। पत्नी कस्तूरबा बाई। और गांधी जी अपनी पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, मैं एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, उसमें लिखते हैं कि कस्तूरबा बाई से पहले भी उनकी जिंदगी में एक महिला और थी।
ठीक है, कस्तूरबा बाई। अब 1915 में कहां चले गए, सॉरी 1893 में कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब मैं पूरी चीजें थोड़ी लिख रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, लेकिन बातें कितनी है, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, 1915 में 1915 में वापस, 9 जनवरी 1915 में वापस आ गए। ठीक है, और क्या, बहुत सारी चीजें इनके, जैसे चंपारण आंदोलन हो जाएगा, फिर अलग अलग चीजें, छोटी छोटी चीजें, जैसे कुछ इस तरह से डिजाइन करके आप लिख सकते हो चीजों को। देखते हैं फिर। अब हम करते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इसे मीजोलिथिक एज कहा जाता है। मीजोलिथिक, 9000 से लेकर 4000 बीसी तक का समय इसमें हम देखने को मिलता है। क्लियर है। संक्रमण काल इसे कहा जाता है, कहा जाता है। पोडर माइकल वेस्टुप के द्वारा सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया गया था। द टर्म ऑफ मेसोलिथिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय होडर होडर माइकल। क्लियर है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम खोज भारत में, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में विंध्याचल श्रेणी में सी आर कार्लाइल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सी एल कार्ल कार्ल लाइल के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, सीएल कार्लाइल। कहां पर थी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर, 1867 में। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इन इंडिया इन 1867 बाय सीआर कार्लाइल इन विंध्याचल रीजन वाज डन बाय, टाइम की अगर मैं बात करूं तो 1867 में डन हो गया था। औजार की अगर मैं बात करूं तो इस समय औजार कैसे थे, औजार माइक्रोलिथ थे भाई। औजार क्या थे, माइक्रोलिथ थे। जो पाषाण काल में हमने, पूरा पाषाण काल में जो हमने औजारों का स्वरूप पढ़ा था, वो बेडोल और भद्दे थे। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पत्थर भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्थर यहाँ पर जेस्पर आ गया था, फिलेंट आ गया था, चर्ट आ गया था। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो उपकरण थे वो सूक्ष्म हो गए थे, तीखे हो गए थे, नुकीले हो गए थे। मान लीजिए कुछ ऐसे करके उनको नुकीला बना दिया गया था। ठीक है, 1 से 8 सेंटीमीटर के सूक्ष्म उपकरण आ चुके थे। 1 से 8 सेंटीमीटर की इनकी क्या होती थी, लंबाई होती थी। प्रमुख जो औजार थे, प्रमुख औजार, प्रमुख औजार कौन सा था इनका, सेल्सडोनी, सेल्सडोनी औजार था इनका प्रमुख। और औजार बनाने की तकनीक क्या थी, प्लूटिंग तकनीक थी। कौन सी तकनीक थी, प्लूटिंग तकनीक थी। टेक्निक जो थी वो प्लूटिंग थी। माइक्रोलिथ औजार थे। एक तो होता है एक्रोलिथ, एक होता है माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे आ गए थे, एक्रोलिथ मतलब बड़ा। ठीक है, होलिसिन युग के साथ, होलिसिन युग के साथ भारत में इस काल की शुरुआत हुई थी। भारत में इस काल की शुरुआत हुई थी। हेलोसिन काल जो कौन सा होता है, इसमें हिमयुग, हिम युग
समाप्त हो चुका था। हिमयुग क्या हो गया था? समाप्त हो चुका था। आगे चले। होलिस्टीन के साथ भारत में इस काल की शुरुआत हुई थी। इस समय हिमयुग समाप्त हो गया था। द पीरियड बिगिंस इन द इंडिया विद द होलिस्टीन्स एट दिस टाइम द आइस एज एंड। अब प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखो भाई, प्रमुख स्थल मैं यहां पर आपको करवाऊंगा। गुजरात, प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल की अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर एक तो लग्नराज है, लग नाज, नराज, लग्नाज, ठीक है। रतनपुर है, रतनपुर, केनवाल, लोटेश्वर। मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं गुजरात के अंदर? लग्नाज, रतनपुर, केनवाल, लोटेश्वर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनगुट्टा, रेनीगुट्टा, ठीक है, रेनीगुट्टा, गिदलूर, रेनीगुट्टा। उसके बाद कर्नाटक, वेल्लारी, संगनकुल्लू, संगनकल्लू, ठीक है। तमिलनाडु, तिन्नीवली, टेरी। टेरी का अर्थ होता है बालू का टीला, ठीक है, बालू का टीला। यहां तक किसी को कोई डाउट? मेजर साइट्स है गुजरात के अंदर लगनाज, रत्नापुर, केनवाल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुट्टा। कर्नाटक के अंदर वेल्लारी, संगनकुल्लू। तमिलनाडु में है तिरुवेली और टेरी। वैसे ही वेस्ट बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में इसकी साइट्स हैं। आगे देख लेते हैं अलग अलग जगह इनकी साइट्स। तमिलनाडु में तिनवेली, टेरी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी है? विद्वान, वीरभानपुर, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, वीरभानपुर। बिहार में पेसरा, बिहार में पेसरा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? एमपी में, एमपी में रायसन, भीमबेटका, आजमगढ़, आजमगढ़। राजस्थान में तिलवाड़ा, बागोर और, ठीक है, राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर में साइट है आपकी मोरहाना पहाड़, ठीक है, वगई खोर, लेखिया।
इसी प्रकार आ जाता है आपका इलाहाबाद, यूपी के अंदर है ये भी। चौपानी मांडो, मरूडी, मरूडी। इसी प्रकार प्रतापगढ़, ये भी यूपी के अंदर है। प्रतापगढ़, सराय नहर राय, ठीक है। महदा, महदा, दमदमा, दम दमा। क्लियर है चीजें? कमेंट करके बताइए किसी को कोई डाउट। मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन, भीमबेटका, आजमगढ़। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के अंदर है मोहन पहाड़, वघई खोर और लेखिया। फिर उसके बाद आ जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर क्या आता है? चौपानी मांडो, मरूडी। फिर प्रतापगढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सराय नहर राय, महदा और दमदम। इतनी चीजें क्लियर। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं आपके पास बागोर। बागोर कहां पर है? राजस्थान में। देखो, एक तो तरीका है ये जो मैंने यहां पर नोट्स लिख रखे हैं, ठीक है, जो पीडीएफ में है। और एक एक तरीका ये है नोट्स बनाने का। बागोर है कहां पर? राजस्थान। साक्ष्य कितने पुराने हैं? 5000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व साक्ष्य यहां पर है। महासतियों का टीला इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला इसे कहा जाता है। लोहे काल के उपकरण यहां से मिलते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? लोह काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। और यहां से क्या प्राप्त होता है? और यहां से प्राप्त होता है क्या? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के अति प्राचीन, अति प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का। भारत में सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का। जंगली तथा पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां यहां से मिली है। पशुपालन के अति प्राचीन साक्ष्य में क्या आता है? जंगली प्लस पालतू पशुओं की जली हुई हड्डी मिली है। हड्डी प्राप्त हुई है, ठीक है। और यहां से क्या मिलता है हमें? नरकंकाल प्लस अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के। अंतिम संस्कार के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। एक तरीका है ये।
ठीक है, एक तो आप इसको पढ़ो, लोहे के उपकरण मिलते हैं 5000 बीसी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पशुपालन का अति प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिला है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का। जंगली पालतू पशु की जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। नर कंकाल व अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। और एक ये आप अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करोगे, जब आप अपने नोट्स के ऊपर ड्रॉ करोगे, अपने रजिस्टर के अंदर ड्रॉ करोगे, तो ये चीजें आपको ज्यादा याद होंगी कि कौन सा स्थान है। बागोर है भाई, बागोर है कहां पर, राजस्थान में है। साक्ष्य की अगर बात करें तो कितने साल पुराने साक्ष्य नजर आते हैं, 5000 साल पुराने साक्ष्य यहाँ से नजर आते हैं। पशुपालन का अति प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। यहाँ से और क्या मिलता है, जंगली तथा पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां यहाँ से प्राप्त होती है। लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का। महासतियों का टीला इसे कहा जाता है। नर कंकाल और प्लस में अंत्येष्टि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसकी खोज की अगर बात करूं तो वीएन मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खोज वीएन मिश्रा, और 1968 टू 70 में से खोजा गया था। 1968-70 में से खोजा गया था। यहाँ तो किसी को कोई डाउट, बागा और राजस्थान। आयरन एज टूल्स आर फाउंड इन 500 बीसी। एविडेंस ऑफ एंशिएंट आयरन टूल्स यहाँ पर पाए गए हैं, और जो इसका एविडेंस टाइम है वो 500 बीसी का है, 5000 बीसी का है। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का अति प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट लोकेटेड इन इंडिया इज एविडेंस ऑफ कैरेड बोन्स ऑफ वाइल्ड डोमेस्टिड एनिमल्स। पालतू पशु और जंगली जानवरों की यहाँ से हड्डियां मिलती है, बोन्स मिलते हैं। एविडेंस ऑफ मेल स्केलेटन, नर कंकाल यहाँ से मिलता है। फेनरल हैज बीन फाउंड। फेनरल अगर आपसे पूछे कि मध्य पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी अंतिम संस्कार, इस समय मानव ने अंत्येष्टि करना सीख लिया था। और किस मनुष्य ने अंत्येष्टि की शुरुआत की थी, किस मनुष्य ने अंत्येष्टि की शुरुआत की थी? कमेंट कीजिए, पीछे पढ़कर आए हम। कमेंट कीजिए, देखते हैं आप रिवीजन कर रहे हैं साथ में या नहीं, या फिर उनको लिख रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कमेंट कीजिए, ऐसा ही होता है। कमेंट कीजिए, किस मनुष्य ने अंत्येष्टि करनी शुरू की थी, और किस मनुष्य ने वर्ग विभाजन किया था? कमेंट कीजिए। निएंडरथल, बिल्कुल निएंडर मानव था। निएंडरथल घाटी जर्मनी घाटी से प्राप्त हुई थी उसके अवशेष, और इसलिए उसको निएंडरथल मानव की संज्ञा दी गई थी। बिल्कुल, वेरी गुड लवी ठाकुर, गुड भाई, गुड। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आदमगढ़ होशंगाबाद। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर है। आदमगढ़ भाई, हाँ, आजमगढ़ नहीं है ये आदमगढ़ है। आदमगढ़ होशंगाबाद यूपी मध्य प्रदेश के अंदर है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। खोज की बात करें तो आरवी जोशी ने इसकी खोज की थी। 25,000 साल पुराने लघु उपकरण यहाँ से मिले हैं। 25,000 साल पुराने लघु उपकरण यहाँ से मिलते हैं। आजमगढ़ भाई, आदमगढ़ है ये, आदमगढ़।
होशंगाबाद मध्य प्रदेश। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड। सर्च जो सर्च की थी, इसकी रिसर्च किया था इसको आरवी जोशी ने किया था। 25,000 years old small tools found। क्लियर है। दमदमा, हड्डी के आभूषण यहां से मिलते हैं। हाथी दांत लटकन मिलती है। स्त्री पुरुष युगल समाधि हमें देखने को मिलती है। त्रिमानव समाधि हमें दमदमा से देखने को मिलती है। सर्वाधिक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं दमदमा से, परंतु सर्वाधिक मानव कंकाल हमें लेखिया से प्राप्त होते हैं। देखो, सर्वाधिक जो समाधान है यानी दफनाने के लिए जो कब्रिस्तान बनाए गए, जैसे जो कब्र बनाए गए, समाधान बनाए गए थे, वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? दमदमा से। लेकिन सबसे ज्यादा कंकाल कहां से पाए गए हैं? तो वो लेखिया से पाए गए हैं। कहां से? लेखिया से पाए गए हैं। इसी कड़ी में एक शहर आता है सराय नरहाय। सराय नहर राय, और यूपी के अंदर है, और यूपी में ही आता है महोदा। इन दोनों की खोज, संयुक्त खोज किसने की थी? सी ओझा ने की थी। केसी ओझा ने की थी। और उत्खनन जीआर शर्मा के द्वारा किया गया था। ये खोज और ये उत्खनन जीआर शर्मा के द्वारा किए गए थे। महदा से हमें क्या प्राप्त होता है? महदा, अंत्येष्टि संस्कार विधि ज्ञात होती है। अंत्येष्टि संस्कार विधि प्राप्त होती है। प्राचीनतम मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम मानव जीवाश्म के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। वहीं सराय नरहाय से क्या प्राप्त होता है? सराय नरराहे, दो पुरुष प्लस दो महिला, इनको संयुक्त दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। संयुक्त देखो, इनको संयुक्त दफनाया गया है सराय नरराय में। मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, तो इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हो? क्या वो सती प्रथा में बिलीव करते थे? पाषाण काल में ऐसा ही देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता हम जब पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे को देखने को मिलेगा। लोथल के अंदर युगल समाधान देखने को मिलेंगे। तो उसमें हमें क्या महसूस होता है? सती प्रथा महसूस होती है। ऋग्वैदिक काल के अंदर सती प्रथा वर्ड नहीं है, लेकिन सती प्रथा थी, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी। जैसे सती होने के लिए स्त्री बैठ जाती थी, लेकिन घर की बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा आग्रह करने पर वह उठ जाती थी वहां से। परंतु उत्तरवैदिक काल में हो गया क्या? सती प्रथा अपने पांव जमा लेगी। ठीक है। यहां से और प्राप्त क्या हुआ? आवास के लिए निर्मित झोपड़ी प्राप्त हुई है। आवास। अनु, गुड इवनिंग बहन। आवास के लिए झोपड़ी मिली है। स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त झोपड़ी है। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हे मिले। ठीक है।
गड्ढा खोद के 8 चूल्हे बनाए गए हैं। सराय नर राय ऐसे ही ये मानव आवास यहाँ से देखने को मिलता है, झोपड़ी मिलती है, स्तंभ गर्त चूल्हे देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, 2 पुरुष और 2 महिलाओं को सुख दफनाने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। दमदम हम कर चुके हैं, त्रिमानव समाधि यहाँ से मिलती है, स्त्री पुरुष युगल समाधि यहाँ से मिलती है। ठीक है, हड्डी के आभूषण यहाँ से मिलते हैं, हाथी दांत लटकन यहाँ से मिलती है। लटकन कान में पहनने वाली जो आजकल जो बालियां पहनते हैं ना, और बालियों की जो ऐसे ऐसे करके कुछ लटकन डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, झुमका टाइप, झुमका अलग होता है और बालियां अलग होती है। ठीक है, और उनके अंदर ही जैसे एक लटकन बनी होती है, वो हाथी दांत के बनाई जाती थी लटकन। आगे चले, आगे चलते हैं। कमेंट करना याद है, किसी को कोई डाउट? अब आ जाता है आपका नवपाषाण काल। क्या आ जाता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होगा? दो चीजें अब हम आपको आगे पढ़ेंगे। दो चीजें कैसे? नवपाषाण काल के बाद दो स्थितियां हमारे सामने आ जाती है। एक स्थिति तो होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी। एक तो होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी। ग्रामीण में क्या आती है? ताम्र पाषाण संस्कृति आती है। ताम्र पाषाण संस्कृति, चैकोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, चैकोलिथिक एज जिसको बोलते हैं। शहरी के अंदर आ जाता है, नगरीकरण के अंदर आ जाएगा, हड़प्पा का उद्भव होना शुरू हो जाएगा। हड़प्पा का उद्भव शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताम्र पाषाणिक, इसमें तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग चल रहा था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ताम्र पाषाणिक इसको नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग नवपाषाण का प्रयोग किया था। देखो, वैदिक से पहले, ठीक है, और एटलीस्ट महाजनपद 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 काल तक समय की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही समय आपसे पूछा जाएगा कि किसका कितना समय था। अब हम 4000 बीसी तक आ चुके हैं, तो 4000 बीसी से आगे तक का इसमें समय रहेगा। ठीक है, और इतिहास में सिकंदर का जब तक आक्रमण नहीं होगा 326 ईसा पूर्व के अंदर, तब तक इतिहास में तिथियों का आंकलन नहीं होता ढंग से। जब तक ईसवी के अंदर गिनतियां नहीं आएंगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बीसी के अंदर चलती है, ठीक है, ईसा पूर्व बीसी के अंदर। इसमें सिर्फ आप यह याद रखिए कि नवपाषाण काल है, न्यूलिथिक पीरियड इसको कहा जाता है। ठीक, देखिए आगे। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। नवपाषाणिक क्रांति से कहा जाता है, अन्न उत्पादक क्रांति का नाम इसे दिया था। गार्डन चाइल्ड ने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, मैन मेक्स हिमसेल्फ। मैन मेक्स हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, मैन मेक्स हिमसेल्फ। गार्डन चाइल्ड की बुक है, 1936 के अंदर लिखी थी। मैं लिख देता हूं यहां पर, 1936 के अंदर बुक थी, मैन मेक्स हिमसेल्फ। ठीक है, द न्यूलिथिक पीरियड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन लुबाक इन 1865। द टर्म न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, अनका मतलब ये फूड प्रोडक्टिव, ठीक है, फूड प्रोडक्टिव रिवोल्यूशन वाज नेम्ड बाय गार्डन चाइल्ड इन 1936। 1860 में ले मेन्सूरिये नामक विद्वान ने
टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान की खोज की थी। वो स्थान था उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद। टोंस नदी घाटी में कौन सा स्थान खोजा था? इलाहाबाद के अंदर खुदाई की थी, इलाहाबाद। और इलाहाबाद के अंदर इन्होंने 1860 में किसकी प्राप्त की थी? एक पोलिसदार स्लेट प्राप्त की थी। पोलिसदार स्लेट प्राप्त इन्होंने की थी। नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, नोट डालकर कुछ लिख लीजिए, आप नोट डालिए और लिखिए, भारत में प्रथम प्राप्त उपकरण नवपाषाण काल का था। भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण, प्रथम पाषाण उपकरण नवपाषाण काल का था। नवपाषाण काल का था, जबकि पूरा पाषाण काल का जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा खोजा गया था हस्त कुठार, वो 1863 में खोजा गया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट, आर 20 फुट, अगर आप 20 फुट याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो औजार खोजा गया था वो कैसा था? हस्तकुठार था। और वो 1863 के अंदर खोजा गया था, पूरा पाषाण काल का है। फिर 1867 में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। नोट में लिखनी है बात, ठीक है? नोट डालकर जो बात लिखनी है इसमें है ये। क्लियर है यहां तक? कमेंट कीजिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई? In 1860, a scholar named Le Mansourier discovered the first place in the टॉन्स रिवर वैली ऑफ उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के अंदर 1860 में पोलिसदार युक्त एक इन्होंने स्लेट प्राप्त की थी। आगे चलें। भारत में प्रथम उपकरण इसी युग का था, यानी नवपाषाण काल का था, जबकि पूरा पाषाण वाला उपकरण हस्तकुठार रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में खोजा था। 1867 में 1867 में विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। The first tools found in the India belonged to this era, while the Paleolithic tools were discovered by hand cutter Robert Brucefoot in 1863. In 1867, Mesolithic tools were found from Vidya area. विशेषता की अगर मैं बात करूं तो नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। औजारों का नवपाषाण कुठार, इनको औजारों को क्या कहा जाता है? नवपाषाण कुठार इसे कहा जाता है। मिडोज टेलर ने नवपाषाण काल के औजारों को, ये जो नवपाषाण कुठार, ये किसने कहा था? ये मिडोज टेलर ने नवपाषाण काल के औजारों को कहा था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 78 वर्गों में से बांट दिया। चमकीले 41 और 37 भद्दे थे। ठीक है, देखो विशेषता। पत्थर की कुल्हाड़ी यहां से पाने वाले प्रमुख औजारों में से रॉबर्ट ब्रूसफुट। 78 वर्गों में बांट देंगे। 41 चमकीले और 37 भद्दे। 37 भद्दे थे। ठीक है। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम इसी काल में हुई थी। गेहूं इस काल की खोजी गई सबसे बड़ी खोज थी। सबसे बड़ी खोज
इस काल की गेहूं खोजी गई थी। ठीक है, वैसे सबसे पहले सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? जौ की हुई थी। जौ, फिर गेहूं। ठीक है, जौ व गेहूं। भारत में प्राप्त प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण नवपाषाण युग का ही है। ठीक है, नवपाषाणिक कुल्हाड़ी, नवपाषाणिक कुल्हाड़ी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बांदा जिले, बांदा से प्राप्त हुई थी। कौन थे? थियो बाल्ड, थियोबॉल्ड महोदय के द्वारा खोजी गई थी। महोदय के द्वारा खोजी गई थी। यहां तक मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट? नो, चलो। स्पेशलिस्ट क्या थी? स्टोन एक्स था इस टाइम का। और टूल ऑफ न्यूलिथिक टूल्स आर कॉल्ड न्यूलिथिक एक्स। मेडोज टेलर न्यूलिथिक टूल्स आर डिवाइडेड इनटू, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है उन्होंने 78 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था इनको। 41 जो थे वो चमकीले थे। ठीक है, वो चमक रहे थे, शाइनी थे। और 40 जो 37 थे वो भद्दे थे, वो चमक नहीं रहे थे। ठीक है, एग्रीकल्चर जो was स्टार्टेड, एग्रीकल्चर जो था इस टाइम स्टार्ट हो चुका था। और वीट जो थी, वीट गेहूं की जो फसल थी, इस टाइम जो बिगेस्ट डिस्कवरी थी गेहूं की खोज। अब आ जाती है मेजर साइट्स। मेजर साइट्स में आ जाता है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोलन दर्रा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। भारत में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती इसे माना जाता है। उत्खनन की बात करें तो 1974 में इसका उत्खनन किया गया था, जिन फ्राइकेसिस के द्वारा किया गया था। बलूचिस्तान को अन्न भंडार की रोटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ के अंदर कहां पर, मेहरगढ़ है कहां पर? ये सोलन, सॉरी, सुलेमान, सुलेमान और करथर पहाड़ों के बीच है। ठीक है, करथर पहाड़ों के बीच है बलूचिस्तान। ठीक है, सॉरी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है? बोलंदर्रा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। भारत में नवपाषाण काल की बस्ती इसको माना जाता है, प्राचीनतम बस्ती। ठीक है, और उत्खनन 1974 में जिन फ्राइकिस के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, किरथर पहाड़ियों के बीच है ये, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। फ्राइक फ्राइकोस के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। भैंस का साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होता है। किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? भैंस का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और ये जो जिन फ्राइकेस के थे, जिन फ्राइकेसे किसके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे? ये नेतृत्व में कार्य कर रहे थे जोरिज जोरिज महोदय। जोरिज महोदय के नेतृत्व में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, बलूचिस्तान का उपनाम क्या है? सॉरी, मेहरगढ़ का उपनाम क्या है? बलूचिस्तान का अन्न भंडार इसे कहा जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान का अन्न भंडार व रोटी की टोकरी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की टोकरी इसे कहा जाता है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। कितने साल पुराने हैं वो? 7,000 साल पुराने साक्ष्य हैं। 7,000 साल पुराने साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों में कृषि में है क्या? गुठलियां प्राप्त हुई है, गुठलियों। और गुठलियों के अलावा जले हुए अनाज प्राप्त हुए। जला हुआ अनाज प्राप्त हुआ है। अनाज है, मिट्टी
के मिट्टी की ईंट पर अनाज की छाप प्राप्त हुई है। मिट्टी की ईंट पर अनाज की छाप प्राप्त हुई है। ठीक है। 7 प्राथमिक यानी 7 पुरातात्विक स्रोत हमें इस तरह हमें देखने को मिलते हैं। 7 पुरातात्विक स्तर यहां से देखने को मिलते हैं। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मालिक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य में यहां से मिलते हैं मेरगढ़ से। कारीगरों के कब्रों के साक्ष्य में यहां से मिलते हैं। फिलेंट औजार के और हाशिए के प्रमाण हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं और मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? मालिक के साथ कुत्ता कहां पर दफनाया गया है? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। ठीक है। यहां पर क्या था, यानी जब मालिक, जब किसी पालतू पशु का मालिक गुजर जाता था, मालिक मर जाता था, तो उसके साथ ही उसके मालिक के साथ ही उसको दफना दिया जाता था। ठीक है। क्लियर है? देखिए आगे, मेहरगढ़ बोलन पास, बलूचिस्तान पाकिस्तान, कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट in India, excavated in 1974 by John Frake and Granny of Baluchistan bread basket इसको बोला जाता है। फाइंड एविडेंस ऑफ बुफेलो, यहाँ पर बुफेलो के जो एविडेंस है वो पाए गए थे। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? 7 जो आर्कियोलॉजिकल लेवल्स है, एविडेंस उससे प्राप्त हुए हैं हमें। ग्रेनरी एविडेंस यहाँ पर प्राप्त हुए। गोट ब्यूरल विद ओनर एविडेंस, यानी उसके जो पशु है, बकरी है, उसको मालिक के साथ दफनाया गया है, उसके साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और फिलेंट औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है। एस्ट्रन ग्रेव एविडेंस ऑफ लियोथिक टूल्स एंड थर्ड आर फाउंड। ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्या है? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के अंदर है। बुर्जहोम 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका अर्थ क्या है? भुजा या वृक्ष वाला स्थान। साक्ष्य की बात करें तो खुरदरे दूसरे मृदभांड मिले हैं। कुत्ते तथा भेड़िए को मालिक के साथ दफनाए जाने के प्रमाण यहां से मिलते हैं। हार्वेस्टर की प्राप्ति होती है। ठीक है। घड़े पर सिंह युक्त देवता का चित्र हमें देखने को मिलता है। बुर्जहोम डिस्कवर्ड 1935, डी टेरा एंड पीटरसन ब्रिज साइट एविडेंस रफ ग्रे पोइट्री फाउंड डॉग एंड बुफेलो buried with honor, evidence of the harvester found honored horned deity on picture। सिंह युक्त देवता का यहाँ पर क्या मिलता है? एक चित्र दिखाई मिलता है। किसके ऊपर? घड़े के ऊपर। गुफ कराल खोजकर्ता की बात करें तो 1981 में ए के शर्मा ने इसकी खोज की थी। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। साक्ष्य अनाज पीसने एवं वस्त्र सीलने के साक्ष्य हेयर पिन अलंकृत हार्वेस्टर हमें यहां से प्राप्त होता है। भेड़िए तथा बालू की हड्डियां मिलती है। भेड़िए प्लस भालू की हड्डियां हमें यहां से प्राप्त होती है। गेहूं, जौ, दाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है। लंबी गर्दन वाली, लंबी गर्दन वाला मर्तबान। ठीक है। तस्त्री पत्थर की चक्की। ठीक है। वस्त्र सीलने के साक्ष्य की अगर मैं बात करूं
तो छिद्र युक्त, छिद्र वाली सुई, छिद्र युक्त सुई हमें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए एक बात। दोनों स्थलों से स्तंभगर्त गर्तावास अनेक प्रकार के मृत भांड और माइक्रोलिथ प्रकार के मृत भांड हमें यहां से दिखाई मिलते हैं, लेकिन माइक्रोलिथ उपकरणों का अभाव है। उपकरणों का अभाव है। क्लियर है? गुफक्राल डिस्कवर्ड बाय 1981 ए के शर्मा, अर्थ पोर्ट्रेकेस एविडेंस ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन एंड सीविंग क्लोथ्स, हेयरपिन ऑर्नेट हार्वेस्टर, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखें, आगे देखते हैं। चिरांद, चिरांद बिहार के अंदर गंगा सोन गंडक घाघरा के संगम पर स्थित है। सर्वाधिक हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें सबसे ज्यादा हिरण के सींग से निर्मित है। चिरांद बिहार is situated at the confluence of Ganga, Son, Gandak, Ghagra. Most bones tools have been found, most of which are made of deer antlers. एंटलियर्स यानी हिरण के सींगों से वो निर्मित है। कोल्डी हवा बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। रस्सी छाप, डोरी छाप, मृदभांड हमें कहां से मिला है? कोल्डी हवा से मिला है। मगडा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी में पशु बाड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोल्डी हवा, कहां पर है? बेलन घाटी, बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी के अंदर है। 6000 ईसा पूर्व, 6000 बीसी के यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। रस्सी छाप प्लस डोरी छाप, मृदभांड प्राप्त हुआ है। मृदभांड प्राप्त हुआ है। नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, चावल के साक्ष्य मगडा से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मगडा से भी प्राप्त हुए हैं। पशु बाड़ा प्राप्त हुआ है मगडा से, पशु बाड़ा प्राप्त हुआ है मगधा से। यहां से हमें क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? खुरों, यानी जो पशु के पैरों के निशान, खुरों के निशान प्लस खूंटे के निशान है। निशान है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई चीज, किसी को डाउट? कमेंट कीजिए एक बार।
आगे देखिए, मगधा व कोल्डी हवा से वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। डोरी या टोकरी छाप यानी टोकरी या रस्सी छाप अनगढ़ मृदभांड से साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडो से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के प्रमुख नौपाषाणिक कालीन स्थलों की बात हम करते हैं। अब देखो, अब छोटे छोटे से दक्षिण भारत के अंदर क्या कौन कौन से स्थल है, थोड़ी सी है, ठीक है, 2 स्लाइडों पर ही हो गए लगभग। तो देख लेते हैं दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से थे। विल्लारी, विल्लारी खोज की अगर बात करूं तो 1972 में इसकी खोज की थी। विलियम फेजर ने इसकी खोज की थी, मुख्य स्थल है। सर्वप्रथम संगन कुल्लू एवं नागार्जुन कोंडा नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। अन्य स्थल कौन कौन से, संगन कल्लू, टेकला, टेक्कलकोट, वुड हिल, मास्की, हुल्लूर, ये इसके अन्य स्थल है। पिकली हल कर्नाटक में है, मवेशी रखने वाली बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं पिकली हल, इंपॉर्टेंट है भाई। भसम टीले के अवशेष यहां से मिले हैं, भसम टीले, पिकली हल से भसम टीले, भसम टीले के अवशेष यहां से मिले हैं। अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। गोबर के ढेर में आग लगने के बाद जो बना है, गोबर के ढेर में अनुमानित है कि गोबर के ढेर में, गोबर के ढेर में आग लगने के कारण, आग लगने के कारण जो बना था, ठीक है। एविडेंस ऑफ कैटल कीपिंग सेटलमेंट हैज बीन फाउंड इन पिकलीहल कर्नाटका। आगे देखिए, कुपगल खोज की बात करें तो खोज टीजे न्यूबोल्ड ने की थी। यहां से राग के टीले यहां से मिला है, इसका संबंध नवपाषाण काल से, और यह बात रॉबर्ट ब्रूसफुट ने साबित की थी। कुपगल जो सर्च है टीजे न्यू बोल्ड ने की थी। मंड एज बीन फाउंड, जो एस मंड है, राग का टीला वहां से प्राप्त हुआ। इट्स कनेक्शन टू द न्यूलिथिक वाज प्रूव्ड बाय रॉबर्ट ब्रूसफुट। बुधहिल सामूहिक उत्सव का साक्ष्य मिलता है बुधगिल से, ठीक है। टेक्कल कोट सोने की लटकन मिली है फर्स्ट पेपर के। बस थोड़ा ही रुको, 2 से 3 मिनट की क्लास है, उसके बाद आप चले जाना। वाटगल से सुपारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अदिनचल्लू से तमिलनाडु, तमिलनाडु ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और देखो भाई, 1 मिनट, ये आपको करेक्शन थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। आदिनचल्लू और तमिलनाडु से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहां पर हड्डियां पात्रों में दफन की गई थी। एविडेंस ऑफ बुदगिल मैस फेस्टिवल हैज बीन फाउंड। एक बड़े सामूहिक उत्सव का वर्णन कहां पर मिलता है, हमें बुदगिल में मिलता है। मृदभांड, मृदभांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रयोग किए गए थे, नवपाषाण काल में ही प्रयोग किए गए थे, क्योंकि कृषि की शुरुआत इसी समय हुई थी। कुंभकारी के साक्ष्य, कुंभकारी के साक्ष्य इसी काल से मिलते हैं। ये मृदभांड कैसे थे, चाक पर निर्मित नहीं थे, ये हस्त निर्मित थे, हस्त निर्मित, हस्त निर्मित थे, ठीक है। क्लियर है। मृदभांड सर्वप्रथम इसी काल में बनने शुरू हुए, क्योंकि कृषि की शुरुआत इसी हुई। कुंभकारी का प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, मृदभांड हस्त निर्मित है। पोलिसदार काले मृदभांड, दूसरे मृदभांड और मध्य वर्ग, जो मंद वर्ग मृदभांड थे, ठीक है। विशेषताएं आगे है क्या, हाँ। नवपाषाण कालीन औजार स्लेट, वसूली, कुल्हाड़ी, छेनी से बने हुए थे। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो पशुपालन, कृषि की शुरुआत, ग्राम जीवन, नाव निर्माण की शुरुआत, पत्थरों पर निर्भरता के कारण पर्वतों या पहाड़ों के आसपास ये निवास करते थे। आपका जो नवपाषाण काल है वो अब समाप्त हो चुका है। कल जो हमारी क्लास होगी वो ताम्र पाषाण काल के लिए होगी, ताम्र पाषाण काल के लिए होगी। और बुदगिल, बुदिहाल, यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, सामुदायिक
भोज के साक्ष्य मिलते हैं। सामुदायिक भोज के साक्ष्य में बुद्धि हिल से मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके आप बता सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी। तो उसके बाद क्लास को हम ऑफ करेंगे और कल हमारा ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लगी, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू लवी ठाकुर, थैंक यू साजिया। थैंक यू लवी ठाकुर। चलो, तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल क्लास। थैंक यू प्रदीप बहन, थैंक यू। तो आप जाइए, अपने पेपर फर्स्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।